पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त राम नारायण यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संविधान विशेषज्ञ हैं, हरियाणा विधानसभा के सेक्रेटरी रहे हुए हैं, एडिशनल सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और पंजाब के एडवाइजर रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव हैं, इनको लेकर इनसे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है यादव साहब। धन्यवाद जी। यादव साहब, राष्ट्रपति के चुनावों में एक एमएलए की वोट, एक एमपी लोकसभा और एक राज्यसभा, इन तीनों वोटों का अगर गणित देखा जाए, क्या इनकी वैल्यू रहती है? धरनी जी, देखिए, ये राष्ट्रपति जी का इलेक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि वैसे भी हमारे देश के ये प्रथम व्यक्ति हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए भी इसमें बड़ी सावधानी बरती जाती है। लेकिन जो बात आपने पूछी कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसमें एमएलएस की वैल्यू पर स्टेट अलग अलग निकाली जाती है और एमपीज़ की लोकसभा और राज्यसभा की वैल्यू एक साथ निकाली जाती है। उसका एक प्रोसीजर होता है कि स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, उसको डिवाइड करते हैं कि कितने उस स्टेट के एमएलएस हैं, इलेक्टेड एमएलएस, नॉमिनेटेड नहीं, इनटू जो एमएलएस हैं। जैसे हमारे 90 हैं, हमारी स्टेट की पॉपुलेशन मान लिया कि 1,35,00,000 है। 1971 की पॉपुलेशन मानते हैं हम, आज की नहीं मानते। जो तब की 1971 की सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन पूरे इंडिया की निकालते हुए इसकी वैल्यू निकालते हैं। पॉपुलेशन बटा मेंबर ऑफ द एमएलएस गुणा 1000 इजकल टू वो आएगी एक एमएलए की उस प्रदेश की वैल्यू। अब इसी हिसाब से कितना अच्छा सिस्टम दिया हुआ है कि जैसे हरियाणा के एक मेंबर की वैल्यू तकरीबन क्या फिक्स ही है, हरियाणा की वैल्यू 112 है और एक छोटी स्टेटों की जैसे गोवा की है उसकी 40 है एक एमएलए की वैल्यू। और अगर अब यूपी में जाएं और महाराष्ट्र में जाएं तो 288 है उसकी, तो कर्नाटक की 224। तो ये उसकी पॉपुलेशन प्लस एमएलएस की नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हर प्रदेश के एमएलएस की ऐसे कैलकुलेट करके सेक्रेटरी जनरल लोकसभा इसके रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अपॉइंट किए हैं, उन्होंने इन सब चीज़ को कैलकुलेट करके और सारे ही एआरओज को सारी जगह भेज दिया है। अब आते हैं हम एमपी पर। एमपी पर ये सिस्टम है कि पूरी वैल्यू पूरे इंडिया के एमएलएस की वोट की क्या वैल्यू है, उसको हम डिवाइड करते हैं उन मेंबरों से, लोकसभा के इलेक्टेड और राज्यसभा के 543 एंड 233, इनसे डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो एमपी की वैल्यू होती है। और आज के टाइम पर 1971 के बेस पर और एमएलएस के बेस पर वो एमएलए की वैल्यू 700 है। और राज्यसभा का गणित क्या रहता है? राज्यसभा के जो चुनिंदा एमपी हैं उनकी भी क्या लोकसभा के एमपी के बराबर की वैल्यू है? हाँ, हम इसमें हम देखते हैं कि पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों ही सदस्यों की वैल्यू 700 होगी और दोनों की एक साथ ही निकाल ली जाती है। उनको 543 मानते हुए, इनको 233 मानते हुए, और सारे एमएलएस की पूरी स्टेटों की कितनी वैल्यू है उसको डिवाइड करके 700 आ जाती है। यादव साहब, राष्ट्रपति के वोट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या इसके दौरान जो राजनीतिक दल हैं वो व्हिप भी जारी कर सकते हैं? देखिए, व्हिप तो एक डायरेक्शन है और इसको कोई भी हक है कर सकते हैं और करते भी हैं, और अनऑफिशियली या ऑफिशियली करते भी हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका शायद एंटी डिफेक्शन लॉ से इसका संबंध होगा, इसके ऊपर व्हिप एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि ये पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड की हुई है कि ये राज्यसभा का इलेक्शन और राष्ट्रपति जी का इलेक्शन ये हाउस की प्रोसीडिंग्स नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल इलेक्शन कमीशन का है, स्पीकर साहब का या चेयरमैन काउंसिल का, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये हाउस की प्रोसीडिंग्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक इलेक्टेड मेंबर जिसने ओथ भी नहीं लिया है उसको भी वोट डालने का अधिकार होता है। अगर उसका टेन्योर स्टार्ट हो गया, राज्यसभा में पोजीशन चेंज हो जाती है, टेन्योर जिसका स्टार्ट हो गया है, इलेक्ट हो गया है, तो वो मेंबर भी डाल सकता है। उसको हाउस में बैठने की परमिशन, हाउस में नहीं बैठ सकता है, वोट डाल सकता है। हरियाणा की स्थिति, कार्तिकेय शर्मा क्या वोट डाल पाएंगे? नहीं, कार्तिकेय जी शर्मा जी का अगस्त में स्टार्ट हो रहा है
अभी जो शायद 27 ऑनरेबल मेंबर्स ने राज्यसभा की ओथ ली है वही डाल पाएंगे। जो बाकी लोग हैं वो उनकी एंटाइटलमेंट दूसरी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वोट का अधिकार मैंने जब भी बताया कि अगर उनकी टेन्योर स्टार्ट हो गई तो वोट डालेंगे, नहीं तो वोट नहीं डाल सकते। वोट की गोपनीयता इसमें कैसे रखी जाती है? हाँ, ये बड़ा एक डिफरेंस है। देखिए कि जहाँ तक इसका इलेक्शन का सवाल है, वो राज्यसभा का इलेक्शन, राष्ट्रपति जी का इलेक्शन ये ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, उसमें भी और इसमें भी है। राज्यसभा का इलेक्शन में दोनों ही होते हैं, सीक्रेसी भी रखी जाती है और ओपन बैलेट से होता है, उसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है। यहाँ पर टोटल ही सीक्रेसी रखी जाएगी और इसमें ओपन होने की कोई बात नहीं है, टोटल ही सीक्रेसी के साथ इसमें वोट पड़ेंगी। जो वोट के मतपत्र कहे जाते हैं उनकी सुरक्षा कैसे रहती है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे चुनाव है तो सभी स्टेट में भेजे जाएंगे? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मैंने जैसे अभी बताया कि हमारे देश के प्रथम व्यक्ति का इलेक्शन हो रहा है, तो इनकी जो बैलेट पेपर और बैलेट है ना, उनको एक तरीके से वही सुरक्षा प्रदान की जाती है कि जैसे वीवीआईपी को की जाती है। अब इसमें बैलेट पेपर जब आते हैं तो भी वही सुरक्षा होती है। जब बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स जाता है तो आप देखिए बैलेट बॉक्स को आदमी माना जाता है और उनको सीट पर बिठा के ले जाया जाता है। उनको ये नहीं कि लगेज की तरह इस तरह रख दिया। और अभी तक भी पीछे कंट्रोवर्सी आ गई थी इलेक्शन में, उसका सिक्योरिटी चेक भी नहीं होता, लेकिन पीछे कुछ ये इशू सॉल्व हो गया था। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर एक कि ये ट्रेन में जाएँ या जहाज़ में जाएँ, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो स्टेट के होंगे वो पर्सनली लेके जाएंगे, सीधे वो वहाँ से जहाँ भी उतरेंगे वहाँ से सीधे विदाउट एनी स्टॉप लोकसभा जाएंगे और वहाँ उनको हैंड ओवर करेंगे। यानी मतगणना जो होगी सारे देश की एक ही जगह होगी, लोकसभा में? जी हाँ, ये तो नॉमिनेशन भी, और अगर किसी मेंबर की, जैसे अभी सुनने में आया है कि हमारे एक सदस्य हैं कुलदीप बिश्नोई जी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, और भी देश में काफ़ी सदस्यों ने रिक्वेस्ट किया जो अपने अपने मेंबर एमपी जो हैं वो भी अपनी स्टेट में डाल सकते, तो उन्होंने ऑलरेडी ही रिक्वेस्ट की हुई है और उनको रिक्वेस्ट मान ली है। हमारे यहाँ शायद बिश्नोई जी को परमिशन लोकसभा में वोट डालने की दे दी गई है। इसी तरह ये प्रोसीजर है, वो कहीं भी वोट डाल सकते हैं। यानी कोई भी विधायक सांसद कहीं भी मतदान चाहे देश में कर सकता है? हाँ, ये प्रोविज़न हमारा रूल का है, वो कहीं भी प्रोविज़न ये डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ समय निर्धारित है, शायद 10 दिन है। तो उसके पहले इलेक्शन कमीशन को, रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होती है। रिटर्निंग ऑफिसर आजकल सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा हैं और उनके साथ वहाँ के 2 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, बाकी स्टेट के 2-2 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और पूरी सुरक्षा व्यवस्था और पूरा इंतजाम के साथ ये इलेक्शन ऐसे ही होता है कि जैसे हम किसी वीआईपी का या पहले व्यक्ति का कर रहे हैं। आपने बताया कि जो पेटियां होती हैं मतदान होने के बाद उनको ऐसे ले जाया जाता है जैसे एक व्यक्ति को, आम आदमी को ले जाया जा सकता है, उसको सीट पर रखा जाता है। इसके लिए ऐसे प्रावधानों का कारण क्या है? भी इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सारी ही एयरलाइंस को, सारी ही रेल को सभी जितने रीजनल और वो हैं, सारे ही ट्रांसपोर्ट को, सारी ही गवर्नमेंट को ये लिख दी जाती है कि अगर कहीं रिक्वायरमेंट किसी चीज़ की ऐसी है तो उनको वो ही सिक्योरिटी देनी है जो वीवीआईपी को सिक्योरिटी देनी हो। और शायद अगर मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ या मैं अपनी ज्यूरिडिक्शन से बाहर नहीं कह रहा हूँ, माफ़ी मांगते हुए मैं ये कहता हूँ कि जब ये कहीं रेलवे स्टेशन पर और जहाज़ से ये बैलेट पेपर उतरते हैं, वहाँ जहाज़ के पास ही गाड़ी जाएगी और बैलेट पेपर को लेके रास्ते में रेड लाइट पर भी ये बैलेट पेपर नहीं रुकते, सीधे लोकसभा में जाकर रुकते हैं। अगर किसी एमएलए की, एमपी की, मतलब किस स्थिति में जो वोट है वो रद्द हो सकती है? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दर्शक जिज्ञासु होते हैं और वो ऐसे सवाल हमें पूछते रहते हैं। देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होती है। 2 कैंडिडेट खड़े हैं तो हर जितने भी हमारे एमपीज़ और एमएलएज़ हैं, जितना भी इलेक्टोरल कॉलेज है, उन सबको 2 वोट डालने का अधिकार है।
एक तो वोट डालेंगे, एक आदमी को फर्स्ट प्रेफरेंस, दूसरी को सेकंड प्रेफरेंस लिखेंगे। आप इसमें वही राज्यसभा वाला इलेक्शन की तरह ये अपनी वोट कास्ट करेंगे, यानी कि 1 लिखेंगे पहली प्रेफरेंस को, 1 हमारे न्यूमेरिकल, ONE1 नहीं 1, या रोमन 1I जो कैपिटल I होती है। इसके अलावा वो नहीं लिख सकते। इसके अलावा उन्होंने कुछ और, या हाँ अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में भी परमिशन दी हुई है, उसमें भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर उन्होंने लिख दी और जो पेन वहाँ से इशू होगा इलेक्शन कमीशन से, उसी पेन से मार्क करना होगा। 2 बात। नंबर 3 कि नंबर 2 प्रेफरेंस भी इसी तरह लिखी जाएगी। और सबसे बात यह है इम्पोर्टेंट कि जो नाम के अगेंस्ट जो कॉलम है राइट साइड में, उसी में ये चीज़ें लिखी जाएंगी। इसमें भी पेन जारी होगा? इसमें पेन कौन देगा? हाँ, इसमें भी पेन जारी होंगे, इलेक्शन कमीशन देंगे। सेक्रेटरी जनरल लोकसभा इसके रिटर्निंग ऑफिसर हैं, वो सारे इंडिया के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सारी विधानसभाओं को, इलेक्टोरल रूल्स को देख रहे हैं और वो हर चीज़ पर निगाह रखे हुए हैं, तो वो ही सप्लाई करेंगे और उन्हीं से पेन मार्क होगा। और अगर किसी कैंडिडेट ने एक के, वही बात है, अगर गलती ऐसी कर दी कि एक नाम के आगे 1 और 2 लिख दिया, या 1 2 के सामने लिख दिया, तो इस तरह की गलती बैलेट पेपर के रिजेक्ट होने के दायरे में आ जाती है। धन्यवाद। तो ये है राम नारायण यादव, कई अहम बातें इन्होंने बताई। सबसे अहम बात ये है कि जब यहाँ से वोट चल जाएगी, जो बॉक्सेस जाएंगे उनको एक व्यक्ति के रूप में ले जाया जाएगा और उन्हें मतलब जैसे किसी व्यक्ति को बैठने के लिए जगह मिलती है गाड़ी में, कार में या हवाई जहाज में, वैसी व्यवस्था रहेगी और VVIP सिक्योरिटी दी जाएगी। किसी रेड लाइट पर वो जो पेटियां हैं वो नहीं रोकी जा सकती। रेड लाइट और के अलावा दूसरी अहम बात इन्होंने बताई कि जैसे वो ट्रेन में गई या हवाई जहाज के माध्यम से गई, तो हवाई जहाज के पास ही जो कार या वाहन उन्हें लेने आया है वो वहां तक एंड पॉइंट तक जाएगा। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।